सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर वंदना गौड़ हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 3 हिमालय की बेटियां निबंध के संग आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हिमालय की बेटियां निबंध में बताए गए कठिन शब्द व उनके अर्थ को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी उत्तर पुस्तिका में उनमें से कुछ कठिन शब्द व कुछ श्रुतलेख के रूप में लिखें। प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें भी अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें। आइए प्यारे बच्चों, पाठ 3 हिमालय की बेटियां निबंध के लेखक श्री नागार्जुन जी के जीवन परिचय को जाने। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रियतम लेखक और कवि थे। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। इनके पिता श्री गोकुल मिश्र तरुणी गांव के एक किसान थे और खेती के अलावा पुरोहिती आदि के सिलसिले में आसपास के इलाकों में आया जाया करते थे। उनके साथ साथ नागार्जुन भी बचपन से ही यात्री हो गए। आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से संस्कृत में हुई, किंतु आगे स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा बढ़ी। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हुई। श्री नागार्जुन जी ने इस पाठ में बताया कि गंगा, यमुना, सतलुज जैसी नदियों को मैदानी भागों में देखा गया था। वह उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव रखते थे। इन नदियों की धारा उसे माँ, मौसी या नाना नानी की गोद सी सुखद लगती थी। इन नदियों को उनके अपने घर अर्थात हिमालय पर देखने से पता चलता है कि यही दुबली पतली कमजोर सी दिखने वाली नदियों मैदानों में कितना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ इनकी लीलाएं देखकर मन में अनेक जिज्ञासाएं व आश्चर्यजनक प्रश्न उठते हैं। मन में प्रश्न उठता है कि आखिर अपने पिता हिमालय का प्यार छोड़कर ये किस लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही हैं। सिंधु, बर्फ युक्त चोटियां, हरी भरी घाटियां, पहाड़ियां, यही तो इनका घर है। किंतु खेलते खेलते चीड़ जैसे पेड़ों के जंगलों में चले जाने पर इनका पिता हिमालय चिंतित होता रहा होगा। इन प्रश्नों का जवाब तो चुप रहने के अलावा चोटियों के पास भी नहीं है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, किपासा, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, गंडक आदि हिमालय की अन्य बेटियां दिखने लगती हैं। पिंगले हिमालय की एक एक बूंद 2 महानदों के रूप में आगे बढ़ती है और समुद्र उसका हाथ थाम लेता है। हिमालय और समुद्र में ससुर दामाद का रिश्ता जुड़ता हुआ भी दिखाई देता है। लेखक इनके माँ बनने से पहले इनको बेटियों के रूप में देखना चाहता है। वह थोड़ा सा और आगे बढ़कर इन्हें प्रेयसी की भावना से देखता है। वह उन्हें माता के एक और धागे अर्थात बहन के रूप में भी देखता है। एक दोपहर सतलुज के किनारे बैठकर जब वह अपने पांव उसके शीतल जल में डाल देता है तो वह तरोताजा हो जाता है। उसका तन और मन प्रसन्न हो उठता है और सतलुज से बहन का संबंध जोड़कर उसके और हिमालय की प्रशंसा के गीत गाने लगता है। आइए अब हम इस लेख को विस्तार से पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत, अच्छे कुल के अर्थात धनी महिला की भांति तरह वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि हैरान मीन्स आश्चर्यचकित। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल
अर्थात प्लेन। मैदानों में उतरकर विशाल मीन्स बहुत बड़ी कैसे हो जाती हैं? इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, भावभंगी अर्थात मुद्रा, भावभंगी, इनका यह उल्लास, प्रसन्नता कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक अर्थात रुक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, जिज्ञासा और विस्मय अर्थात हैरान नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है? लक्ष्य अर्थात उद्देश्य। वह कौन सा उद्देश्य है जिसने इन्हें बेचैन अर्थात व्याकुल कर रखा है? अपने महान पिता का विराट विशाल प्रेम प्यार पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है अर्थात प्यासा ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाएं, आदित्यकाएं का अर्थ है घाटियां, बंधुर का अर्थ है मुकुट, आदित्यकाएं का अर्थ है पहाड़ के ऊपर की भूमि, सरसब्ज का अर्थ है हरा भरा, उपत्यकाएं का अर्थ है घाटियां। इन पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन अर्थात घर। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो जरा का अर्थ है थोड़ी। देवदार, तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कहते हैं कि जब ये खेल रही होती हैं तो थोड़ी दूर निकल जाती हैं और वहां पर क्या है? देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा, कैल के वृक्ष के जो पेड़ हैं, उन जंगलों में पहुंचकर इन्हें शायद ये अपनी जो बीती हुई जो पुरानी यादें हैं, बातें हैं, उन्हें याद करने का इनको मौका अर्थात अवसर मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कौन जानता है कि जो ये बूढ़ा हिमालय है, ये क्या करते हैं? अपनी इन जो नटखट शरारती बेटियां हैं, इनके लिए कितना ही पछताता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। और उन बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछें तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि जो ये विशाल चुपचाप रहने के सिवाय उनके पास और कुछ नहीं रखा। आइए अब आगे देखें। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, उभा, किपासा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लग। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये एक दो नाम ऐसे हैं जिनको सुनते ही, जिनके बारे में सुनते ही कौन? ये सब नदियां, रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब आदि ये सब नदियां क्या है? छोटी छोटी जो नदियां हैं वो आंखों के सामने नाचने लग। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। स्वयं का अर्थ है खुद। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रहती है। दयालु दयावान हिमालय का जो पिघला हुआ दिल है, उसकी एक एक बूंद पता नहीं कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर बहती जा रही। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। वह पर्वतराज समुद्र क्या है? कितना ही सौभाग्यशाली होगा जिसे इन दोनों
बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य मिला है। श्रेय का अर्थ है सौभाग्य। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। जो माँ बाप की गोद में ऐसे ही खेलने वाली जो ये लड़कियां हैं, उनका जो पहाड़ी, यहाँ मानवीयकरण का प्रयोग किया गया है, पहाड़ी को आदमियों का रूप दे दिया गया है। उनके लिए क्या है, देखने योग्य चाहे ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि चाहे कोई उनको ना देखे, मगर जब से मैंने उन्हें देखा है, मेरा जो लुभावना मन है, मन को जो भाने वाला है, उसको ऐसा लगता है, मेरे उस लुभावने मन को ऐसा लगता है मानो हिमालय क्या हो, ससुर हो, और समुद्र क्या है, उसका दामाद। मैं ऐसा कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहा। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती अर्थात वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। कालिदास की वियोगी यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि जो ये वैत्रवती नदी है, उसको प्रेम का प्रतिदान प्रेम लौटाते हुए जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। जो तुम्हारी वो प्रेयसी है, प्रेमिका है, वह उसे पाकर अवश्य जरूर ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर, चंचल अर्थात अस्थिर नदियों को देखकर मुझे अचानक सहसा याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद हो। शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतक रूप क्या आ गया था, पसंद आ गया था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अर्थात दरअसल वास्तव में जो भी कोई इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में, समतल मैदानों में जुदा जुदा अर्थात अलग अलग शक्लों में देखेगा, वह इसी परिणाम पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक जो काका कालेलकर है, उन्होंने भी नदियों को लोकमाता का नाम दिया है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? हर्ज मतलब नुकसान है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? प्रेयसी प्रेमिका की ममता का एक और भी धागा है। ममता अर्थात स्नेह, स्नेह का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना अर्थात इच्छा हुई थी। थोलिंग तिब्बत का नाम है कि बात है, मन उचट गया, मन उदास हो गया, तबीयत ढीली थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। नदी का नाम है। दोपहर का समय था, पर पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। थोड़ी ही देर में आगे की ओर बढ़ते हुए जल ने असर डाला, प्रभाव डाला। तन और मन ताजा हो गया तो मैं गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। सतलज बहन तुम्हारी जय हो। बहन तुम्हारी इस आश्चर्यचकित लीला ने मेरी सुस्ती को हटाकर मुझे प्रसन्न कर दिया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर कुर्बान होना चाहता हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम बेटी हो
और ये हिमालय क्या है? तुम्हारा बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, यह चिंतित है, सोच रहा है, पर चुपचाप। प्रकृति नटी के चित्रित चित्रित पट पर, जो प्रकृति है इस अभिनेत्री के चित्र के रूप में अनोखा विचित्र छाप छोड़े हुए यह हिमालय है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, ये सतलज बहन तुम्हारी जय जयकार। बच्चों, इस पाठ में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जैसे मन उचट जाना, लगाव न रहना, तबीयत ढीली होना, अस्वस्थ महसूस करना। आइए बच्चों अब शब्दार्थ देखें। संभ्रांत धनी, उल्लास प्रसन्नता, कौतूहल जिज्ञासा, अतृप्त प्यासा, नटखट शरारती, मौन चुपचाप, लुभावना मन को भाने वाला, ममता स्नेह, अनुपम अद्वितीय, अद्भुत विचित्र। तो बच्चों, इन शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका पर जरूर लिखें। मैं यह उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।